विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इस पवित्र कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले, एक नई चेतना पैदा करने वाले इस सदी के महानायक भामसेठ डी.एस. बोस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस विशेष सत्र में हमारे साथ मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर छोटे भाई सुदेश आर्या जी, अशोक अज्ञानी जी, जो बहुत ही समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए न सिर्फ आपके दिल्ली प्रदेश में, यहाँ तक कि मुझसे राजस्थान में मिले, वहाँ इन्होंने सैकड़ों साथियों से मेरी मुलाकात कराई। पालघर महाराष्ट्र में इनके बहुत अच्छा नेटवर्क है, वहाँ इन्होंने काफ़ी लोगों से मेरी जान पहचान कराई। कहने का मतलब साथियों, देश के तमाम प्रदेशों में इनकी अपनी पहचान है। ऐसे जुझारू साथी श्री अशोक अज्ञानी जी और हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार जी, इंजीनियर अनिल कुमार जी, और जैसा कि बहुत ही सीनियर साथी के बारे में भाई लक्ष्मण सिंह ने बताया, सोमन सिंह जी रेलवे में थे और रेलवे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस मूवमेंट को चलाने के शुरुआती दौर में एक बड़े साधन के रूप में मानवर श्री कांशीराम साहब ने जिस साधन का इस्तेमाल किया था वो रेलवे डिपार्टमेंट था। उस रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से साहब, क्योंकि उस समय तक तो ऐसी टेलीफोनिक सुविधाएं नहीं थी, पोस्टल का इस्तेमाल किया और पोस्टल जल्दी से हमारी पोस्ट पहुंचे, उसके लिए उन्होंने रेल विभाग का इस्तेमाल किया। तो रेलवे में कर्मचारी थे, उनके माध्यम से कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार की सामग्री, तमाम चीज़ों को भेजने का काम हमारे सदी के मानवर साहब करते थे। तो उस विभाग में लंबे समय तक इन्होंने काम किया भामसेठ में, और मानवर साहब और बहन जी के साथ ऐसे जुझारू साथी भाई सोमन सिंह जी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। विशेष आभार व्यक्त करता हूँ सुंदर सिंह जी का, जिन्होंने हमें अज्ञानी जी से मिलवाया और इस मूवमेंट को आगे गति देने के लिए सहयोग किया। और समय समय पे भी सुंदर जी न सिर्फ अपने चैनल SM न्यूज़ के माध्यम से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी वो लोगों को हमारे साथ जोड़ने का काम करते हैं, मिलवाने का काम करते हैं, पिछड़ों का, SC ST के, माइनॉरिटी के लोगों का। तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ भाई सुंदर सिंह जी का, और आप सबका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। मैं अपनी जो सोशल मीडिया की टीम है, डॉक्टर आलोक जी का, पंकज जी का, इनका सबका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए, साथियों आज आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों से बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यही बताना चाहता हूँ कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के अमल में चंद महीने बचे चुनाव के, और हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में हजारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टियां, हजारों की संख्या में ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका उद्देश्य केवल और केवल अपना और अपने परिवार का सुख देने का काम, अपना हित करने का काम, वो चाहे बड़ी नेशनल पार्टियां हों या फिर छोटी मोटी पार्टियां, और खासतौर पर छोटी मोटी पार्टियां, ये तो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हित के लिए बनी हुई है। चाहे जो पार्टी आप ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप अगर कोई चाहेगा तो मैं बहस करके बता सकता हूँ और प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि आप किस स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। इस देश में एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, वो इस देश में जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से
सांस्कृतिक रूप से मैं वर्ड पे क्यों जोर दे रहा हूँ कल्चरली, क्योंकि साथियों कि हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस भारत की संस्कृति में इस देश के बहुजन समाज का स्थान क्या है। आज भी बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में आशंका व्यक्त की थी 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन आखिरी संविधान सभा का आखिरी स्पीच थी, ये कहा था उन्होंने कि हमने राजनीतिक समानता तो पा ली है, भारत के संविधान में बराबर का वोट का अधिकार देकर के हमने एक व्यक्ति एक वोट के मूल का सिद्धांत तो पा लिया है, लेकिन हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल के सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। और कब तक इसका खंडन करेंगे? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सक्सेस नहीं हो सकता है, और आज भी वो स्थिति है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र और कुछ नहीं बल्कि गरीब लोगों के, अमीर लोगों के वोटों की तरह गरीब लोगों के वोटों को हथियाना है। ये एक प्रकार की सक्रिय सामंतशाही है, एक तरह की सक्रिय। नागपुर के स्पीच में बाबा मानवर साहब ने इस बात को कहा था, और इसीलिए कहा था, और इसीलिए मानवर साहब ने, जो हमारे साथी ने कहा कि बीएसपी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। अगर सही मायने में बाबा साहब के संविधान को, जो संविधान में बाबा साहब ने इस देश के लोगों को दिया, अगर सही मायने में इस देश पे शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया होता तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा साहब ने भारत के संविधान में वो सब दिया था कि ईमानदारी से संविधान को लागू कर दिया होता तो नहीं होती। और मैं तो खुद आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या 1952 के पहले आम चुनाव से लेके पिछले चुनाव तक या आने वाले चुनाव तक, क्या ईमानदारी से जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में, प्रदेशों में शासन किया है, क्या अपने प्रदेशों में या देश में संविधान में दी गई सहूलियतों को, आपके हक अधिकार को देने का काम किया? तमाम तरह की बातें करते हैं। चलिए हम इसी बात को अगर ले लें तो एक मिनट के लिए, बाकी चीजें छोड़ के, कि हम जिस समाज से, दलित समाज से, एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था में चौथे स्थान पर है, बल्कि 5वें पे है, जिसे गांधी जी ने पंचमांश कहा था, पंचम वर्ण कह दिया, मान लीजिए आउटकास्ट, तो हम उसके हैं। हमारे क्या जिम्मेदारी आज भी हमारे उस समाज के पास क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ सेवा की जिम्मेदारी तो है, और सेवा भी कितनी घृणित सेवा। आपके दिल्ली सहित पूरे देश में देख लीजिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से आप हर दिन कोई न कोई, हमारे साथी कोई न कोई अपना जीवन गंवा देते हैं, नहीं गंवा देते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, हमने साउथ पोल पे झंडा फहरा दिया। हम आज तक हर प्रदेश की हर नगर पालिका में, हर टाउन एरिया में या हर महानगर पालिका में आज तक हम ऐसी मशीन नहीं बना पा रहे, या उन मशीनों को इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि हमारे पास वो बजट नहीं है कि हम एनुअल स्कैवेंजिंग खत्म कर दें। बताइए। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पे बांट करके हमारे वोट को हथियाने का काम किया। मानवर साहब, बाबा साहब ने भारत का संविधान में वोट का अधिकार देते समय यही तो कहा था कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने वोट की ताकत के बारे में बताया था कि अगर हमारे वो लोग इस वोट को समझेंगे और इस वोट का सम्मान, महत्व उसी तरीके से देंगे जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू का सम्मान करते हैं। हम अगर अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। लेकिन साथियों, कितने लोगों ने बाबा साहब की इस बात पे अमल किया? अगर हमारे लोगों ने अमल किया होता तो बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया, और डेमोक्रेसी में बराबर के वोट का अधिकार का मतलब कि संख्या आपकी ज्यादा है, हम उनको वोट देना जो आपके हित, आपके हक हकूक की बात करें। हजारों पार्टियां इस देश में हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके हक हकूक की बात करती है? अगर इस देश में आपके हक हकूक की बात करती है सही माने में, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार। और इतिहास इस बात का साक्षी, मैं तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जिस दिन से बनी है
उससे पहले से बहुजन समाज पार्टी की नींव में जो संगठन थे, उन संगठनों का उद्देश्य क्या था? चाहे बामसेफ हो चाहे डीएस हो, बामसेफ का उद्देश्य क्या था? बामसेफ किस आधार पे बनी? अरे एम्प्लॉइज लोग बैठे हैं यहाँ पर या पूर्व एम्प्लॉय बैठे हैं। बामसेफ बनाने का उद्देश्य क्या था? मानवर श्री कांसीराम साहब का दादा साहब कांसीराम साहब का बामसेफ बनाने का उद्देश्य क्या था? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड शब्द का मतलब है, भारत के संविधान में SC ST नहीं लिखा है, बैकवर्ड शब्द लिखा। बैकवर्ड का मतलब होता है SC ST और OBC, नॉट बैकवर्ड क्लास। OBC अदर बैकवर्ड क्लास। SC ST क्यों? क्योंकि SC ST को बाबा साहब के प्रयासों के बाद, जो पहले शूद्र थे, बाद में वो अनटचेबल ट्राइबल एनिमिस्ट हो गए, उनको बाबा साहब ने संघर्ष करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जब लुथियन कमेटी बनी, लुथियन कमेटी में एविडेंस हुआ, गवाहियां ली गई 1932 में, उसके माध्यम से जब बाबा साहब के तर्क के आधार पे कम्युनल अवार्ड बना, और कम्युनल अवार्ड के आधार पे जो दलित समाज के लोग थे, जो उस समय अनटचेबल थे, ट्राइबल थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लुथियन कमेटी आई 1932 में, जिसके बाबा साहब स्वयं भी मेंबर थे, लियाकत अली भी मेंबर थे। वो कमेटी ने जब दौरा किया, उस कमेटी में जिन लोगों ने ऑनेस्टली अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थिति को सही अवगत करा दिया, उनको शेड्यूल बना दिए गए उनके। तो 2 शेड्यूल बने। कौन कौन से? एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब। वो लुथियन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, भारत का द्वितीय संविधान, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना, उसमें उनको SC ST का दर्जा मिला। SC ST कोई जात नहीं है, SC ST ग्रुप ऑफ पीपुल्स है, ग्रुप ऑफ कास्ट है, कोई जाति नहीं है कि उस शेड्यूल में जितनी जातियां आई वो SC हो गई। उस शेड्यूल में जो ऊंचे नीचे नदी नाले और किनारे और पहाड़ी पथ पर रहते थे, वो ट्राइबल में हो गए। तो वो 2 शेड्यूल बन गए। वो ग्रुप ऑफ कास्ट है, जिसमें एक में 1600 जातियां हैं, करीब एक में 1000 है ना। तो कितनी हो गई? कितनी होगी? लगभग 2700, करीब 2700 बनती है टोटल। जैसे 6000 जातियां टोटल बनती है SC ST और OBC की, लगभग 6000। मानवर साहब ने उन्हीं 6000 जातियों को फोकस किया। और जब बामसेफ बनाई तो क्या कहा? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। और जब वो उसको कैसे एलेबोरेट उन्होंने किया? SC ST OBC बैकवर्ड, SC ST OBC माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज का, और उनको उनके हक दी। उन्होंने जब पहला बनाया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट मानवर साहब बने, तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट बने तो माइनॉरिटी के बने, OBC के बनाए गए जनरल सेक्रेटरी। क्यों बनाए गए? उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए। और बामसेफ का क्या बनाया आधार? बामसेफ का टिपिकल फीचर क्या बताया? बामसेफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉइज बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। फिर लोगों ने पूछा साहब किसके लिए? एम्प्लॉइज ने पूछा आप किसके लिए? सारे एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन के लोग बैठे कह भाई साहब एसोसिएशन का भाई फिर एसोसिएशन का काम क्या? एम्प्लॉय क्या होगा इसका काम? उन्होंने कहा इट इज फॉर सोशल यूटिलिटी, और सामाजिक उपयोगिता के लिए। और ये क्यों कहा था? ये बाबा साहब से उन्होंने इस आइडिया को, इस विचार को पिक किया, जो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा था? आगरा के रामलीला मैदान में। 18 मार्च 1956 क्या कहा था? कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मानवर साहब ने सोचा भाई पढ़े लिखे ने धोखा दिया, क्यों बाबा साहब ने ऐसी बात कही? वो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं उस बात को लेकर के उन्होंने पहले उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को यूनाइट किया। काहे के लिए? फॉर स्ट्रॉन्गर नॉन पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको मजबूत करने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा बाबा साहब का आंदोलन, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का आंदोलन एक पवित्र आंदोलन है। फिर इस पवित्र आंदोलन को सफलता क्यों नहीं मिली? पहला कारण, उसके निष्कर्ष पर मानवर साहब पहुंचे, पहला कारण कि बाबा साहब को नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने का समय नहीं मिला, पहला कारण।
दूसरा, क्योंकि बाबा साहब ज्यादातर लंबे समय तक लोगों को शिक्षित यूनाइट करने में, उनको अधिकार दिलाने में लगे थे। दूसरा इस कारण से, इसलिए उन्हें जब समय नहीं मिला और बीमारी के कारण हम लोगों के बीच में से जल्दी चले गए, ये हम लोगों का दुर्भाग्य। तो इस वजह से बाबा साहब के उस आइडिया को उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले यहीं से शुरू करते। इसलिए उनको कहा कि आपका काम है क्या, कि बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों से आहत थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हो गए थे बाबा साहब के काल में, बाबा साहब के जीते जी, और उन पढ़े लिखों ने धोखा दिया। इसलिए बाबा साहब के परिनिर्वाण के 15 साल के भीतर वो आंदोलन बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र में दफन हो गया। कैसे हो गया था? 1971 में बहुजन समाज के लोग, जो बहुजन समाज की नुमाइंदगी वाली पार्टी थी आरपीआई, वो पार्टी का सबसे बड़ा धड़ा जो कई भागों में बट गई थी, दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस से समझौता कर लिया था 1975 संत गाड़ी का धर्मशाला पूना में। और उस समझौते में 521 पार्लियामेंट सीट पे केवल एक सीट उनके खाते में थी। और बाबा साहब ये कहा करते, मानवर साहब ने सोचा, बाबा साहब तो कहते थे कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो, तुम इस देश के एक ना एक दिन हुक्मरान समाज बनोगे। तो बाबा मानवर साहब ने सोचा कि अगर 521 में से एक पार्लियामेंट मान लो आरपीआई जीत भी गई, तो एक पार्लियामेंट से कैसे हुक्मरान बन जाएंगे? भाई ये तो समझौता ठीक नहीं है। तो उन्होंने इसका अध्ययन किया, उन्होंने कहा नॉन पॉलिटिकल रूल्स मजबूत ना होने के कारण, इसलिए मानवर साहब का आंदोलन का पहला जो फार्मूला स्रोत है वो है, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता। दूसरा कारण में क्या? पावरफुली प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रगल, पीटीएस 4 बनाई, उसके माध्यम से लड़ने का एक लड़ाकू संगठन बनाया। और फिर उन्होंने कहा जब इससे मजबूती कर ली तो उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को पीएसपी क्या सोच के बनाई? दोज हु अपोज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रपोज। हम ये कह रहे हैं कि भाई इन सरकारों ने संविधान में दी सहूलतें लागू करने का काम नहीं किया, हम इस बात का अपोज कर रहे हैं। लेकिन जनता कहेगी ठीक भाई आपको मौका मिला या मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप प्रपोज तो करो। तो मानवर साहब ने वो प्रपोज किया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। ये प्रपोज किया कि भाई तुम्हारा वोट ज्यादा है, तुम्हारा वोट ज्यादा है, और तुम सदियों से वंचित थे और वोट आजाद होने के बाद भी उनके गुलाम हो गए जो अंग्रेजों के गुलाम। 200 वर्षों की गुलामी के बाद अगर आपको आजादी मिली भी, तो आपको कहाँ आजादी मिली? आजादी तो आपके उन्हीं शोषकों को मिली जो पहले से आपको शोषण आपका करते आ रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोज किया कि नहीं किया? ये प्रपोजल था उनका कि भाई वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं जो लोगों को जगाने का काम किया, वो प्रपोजल था। और जब लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोगों को भी, हम लोगों की अगली मीटिंग भी है, फिर जब 3 जून 1995 को संघर्ष हुआ, पहले सबसे पहला काम जो प्रपोजल हुआ कि 84 में पार्टी बनी, 89 में हम 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 उत्तर प्रदेश से और 1 पंजाब से जीत करके आए। लाका जी वहां से, बहन जी बिजनौर से, यादव जी आजमगढ़ से जीत करके आए। 13 विधायक भी बाद में जीत गए हमारे उत्तर प्रदेश से। जब 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले, तो जो नारा दिया था, जो स्लोगन दिए थे, जिसके लिए संघर्ष किया, जो प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था? वाम से DS4 के माध्यम से मानवर साहब और बहन जी ने क्या प्रपोज किया था? क्या? मंडल आयोग लागू करो, पन्ना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPD, वोट हमारा, राज तुम्हारा। तो जो प्रपोज उन्होंने वाम से DS4 से किया था, उस प्रपोजल को BSP बनाने के साथ तेज कर दिया। 32 दिन का, 32 या 34 दिन का धरना पूरे विंटर सेशन दिल्ली के बोर्ड क्लब पे दिया। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लोगों को भारत के संविधान में रिजर्वेशन दिलाने। उसमें हिस्सेदारी SC को नहीं मिली, उसमें वाल्मीकि को नहीं मिली, तो चमार को नहीं मिली, तो पासी को मिली, तो धोबी को नहीं मिली, दानव को नहीं मिली। तमाम जो जातियां, 1600 जातियां पूरे देश की, उनको नहीं मिल रही थी। किससे मिल रही थी?
जो 3743 जातियां जो थी मंडल कमीशन के आधार पे, उनको उसका पावर मिल रहा था। लेकिन आंदोलन कौन कर रहा था? दलित समाज के लोग, एससी समाज के लोग का। वो जेल जा रहे हैं 3743 लोग। 3743 की नुमाइंदगी के नाते मानवर साहब जेल भेजे थे मंडल कमीशन, रोज भेजते थे, मेरे पिताजी भी भेजते, डेली भेजते। 343 लोग, 3743 लोग रोज भेजते थे। क्यों भेजते थे? एक सिंबल है। उन्होंने प्रपोज किया, दो उन्होंने धरना दिया, उन्होंने एक भी अखबार उठा करके देख लीजिए, एक भी उस समय गूगल में देख लीजिए, एक भी पत्रकार किसी प्रेस में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी राजनीतिक नेता के द्वारा ये डिमांड की गई हो मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई। भाई कांग्रेस की तो सरकारें थी, वो क्यों करते? फिर और सरकारें थी, उन्होंने नहीं की, जनता पार्टी सरकार ने नहीं की, बीजेपी ने मांग की हो, कम्युनिस्टों ने की हो, समाजवादियों ने की हो, बड़े समाजवादी बनते हैं, की हो तो बताएं। नहीं की। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मतलब उस समय वाम से DS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कांसीराम साहब की टीम ने, अन्य बहन जी जिसमें शामिल थी, बड़े पैमाने पे आंदोलन किया। देश भर में लोगों को सेमिनार सिंपोजियम को जगाने का काम किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को, और 14 अप्रैल जब पार्टी बना ली उसके माध्यम से पूरे देश में दौरा किया, साइकिल रैली, तमाम माध्यमों के माध्यम से जैसे जैसे कर सकते थे वैसे वैसे साहब ने किया, और करके लोगों को ये प्रपोजल दिया कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ये करके दिखाएंगे। और जब 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी, जब पहली बार बिजनौर इलेक्शन, पहला कैराना इलेक्शन जनरल इलेक्शन हारी, बिजनौर इलेक्शन बाई इलेक्शन हारी बड़े पैमाने पे, हरिद्वार बाई इलेक्शन हारी, और उसके बाद जब 89 में जीती तो उन्होंने मानवर साहब के नेतृत्व में VP सिंह ने जब कहा कि हमें समर्थन दे दो, तो जो प्रपोज किया था उस प्रपोजल को उन्होंने उनके सामने प्रपोज किया कि ठीक है हम समर्थन, उन्होंने हम आपको 3 में से 1 मंत्री बना देंगे, आपको जो आप चाहेंगे वो कैबिनेट मंत्री दे देंगे। बहन जी ने कहा नहीं, मुझे कैबिनेट मंत्री नहीं बनना, हमें मंत्री नहीं बनना, हमें समाज को आगे बढ़ाना। और वो समाज को कैसे आगे बढ़ाया? बहन जी ने शर्त के साथ समर्थन दिया। हमारी पहली शर्त भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 से लेकर के 1989 तक के चुनाव, बल्कि 90 तक अपने, तो जब कैदी ने डिमांड की तब की बात कर रहे हैं, 90 तक बाबा साहब को भारत रत्न किसी पार्टी में देने का काम नहीं किया। आप बताइए कि BSP से पहले थे या वाम से DS4 से पहले तक बाबा साहब को किसी राजनीतिक पार्टी ने सम्मान दिया? 90 तक बताइए बाबा साहब के नाम पर कभी छुट्टी होती थी? बाबा साहब के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी का नाम था? बताइए। एक यूनिवर्सिटी की डिमांड की जा रही थी मराठवाड़ा, जिसमें तमाम हमारे युवाओं ने अपनी जान दे दी, कितने मारे के लोग, फिर भी नहीं दिया गया। लेकिन कब दिया गया? जब बहुजन समाज पार्टी से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर के आ गए साथियों। तो जब उन्होंने VP सिंह जी ने समर्थन मांगा तो उन्होंने कहा पहले बाबा साहब को भारत रत्न। दूसरी शर्त उन्होंने SC समाज के लिए नहीं की, दलित समाज के लिए नहीं की। दूसरी शर्त किसके लिए की थी? इस देश के जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में तो 50% करीब टोटल अगर देखें, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है, बड़ी संख्या में आबादी, पिछड़े वर्ग की आबादी वाले लोगों को की हकों की, उनके अधिकारों के लिए जो उन्होंने प्रपोज किया था कि हम आएंगे सत्ता में तो ये करेंगे। तो जब हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते तो उन्होंने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दम पर VP सिंह की सरकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा दिया, करा दिया और बाबा साहब को भारत रत्न भी दिलवा दिया। जब 1995 में मात्र 67 विधायकों के दम पर, पहले 93 में गठबंधन की सरकार जब बनी तो उसमें जो प्रपोज किया था उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किया।
कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? भाई पट्टे दिए गए, पहले तो कहा कि जो पट्टे हैं उनके कब्जा दिलाओ, नए पट्टे दिए गए, लाखों हेक्टेयर दिए गए, यानी कि जो प्रपोज किया था उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करने का काम किया। और फिर सब सरकार बनी, तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं 3 जून 1995 की पहली सरकार में न सिर्फ SC ST के लिए बल्कि OBC के लिए भी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अलग योजना संघ विभाग बनाया। और जब बैकलॉग की जब भी 2097 वाली सरकार में जब 6 महीने की सरकार थी, उसमें जब भी बैकलॉग की भर्ती की बात आई तो SC ST के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों की भर्ती करने का काम किया। 2002 की सरकार में बड़े पैमाने पे किया गया, बड़े पैमाने पे योजनाएं बनाई गई तमाम इन महापुरुषों के नाम पर। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जिलों के नाम और उनकी यूनिवर्सिटीज के नाम सब करने का काम किया गया, ताकि हजारों बरस तक ये इतिहास जिंदा रहे हमारा, वो सब करने का काम किया भाई ने। और फिर जब 2007 से 12 की सरकार बनी तो उसमें ऐतिहासिक काम किया। 17 वर्षों से जो सामान्य भर्ती बंद थी उसको खोला गया, बैकलॉग भरने का काम किया गया, लाखों की संख्या में नौकरियां दी गई। जो साफ सफाई केवल शहरों में भर्ती होती थी वो गांव में भर्ती करने का काम 1,08,000 सफाई कर्मियों को भर्ती करके इतिहास रचने का काम किया गया। 2 कमरे के पक्के मकान। चलिए ये तो फिर भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो बड़ी ऐतिहासिक और काम थे वो गरीब की बेटी को लखपति बनाना। जो आज ये कह रहे थे कि गरीब बहनों को क्या है, कितनी 35 बहनों को, गरीब बहनों को वो क्या करोड़पति दीदी नहीं, गरीब लखपति दीदी, लखपति करोड़पति किधर बनाए, लखपति 1 करोड़ लखपति दीदी बनाए। तो ये आइडिया कहाँ से आया? 3 करोड़ का सब हमारे ये आइडिया लखपति बनाने का बहन जी ने गरीब की बेटी को, उसमें नहीं उन्होंने देखा कौन जात वर्ग मजहब की है। अगर गरीब की बेटी है उसको पैदा होते ही उसे 1 लाख का सर्टिफिकेट दिया कि 18 साल की होगी और ये 1 लाख का उसको मिले। तो लखपति बनाने का काम। और जो सबसे बड़ा काम प्रमोशन में रिजर्वेशन का काम, और बड़ा काम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का काम, उससे बड़ा काम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम। और वो जो काम किया गया, जो अगर शैक्षणिक रूप से देखें तो शकुंतला मिश्रा और मंगल सिंह के नाम से जो विश्वविद्यालय बनाया गया। दूसरा उर्दू फारसी विश्वविद्यालय मनोहर कांसीराम साहब के नाम पर बनाया गया, जो आज मल्टी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो गई, एक तरह से बहुभाषी विश्वविद्यालय हो गया। ये साथ ही साथ माननीय बहन जी ने लाखों की संख्या में मानवर कांसीराम साहब के नाम पर शहरी समग्र आवास योजना देने का काम किया गया। गांव में महामाया आवास योजना के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों को आवास देने का काम किया गया। और जो नारे चाहे आपकी दिल्ली की सरकार लगाती हो, चाहे और सरकारें लगाती हो कि जहाँ झुग्गी वही मकान, अरे तो जो ये सबसे पहला नारा कि मालिकाना हक योजना जो उत्तर प्रदेश में 7 से 12 में दी गई थी, वो जो आदमी जिस झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था उसी जमीन को उनका बाकायदा पट्टा वो कर दिया गया, रजिस्ट्री कर दी गई और 4 लाख रुपए उन्हें लोन दिलाने का काम किया गया बैंक से, जिसका 2 लाख सरकार ने भरा और 2 लाख पात्र था उसने भरने का काम। तो ऐसे तमाम काम। और जो सबसे बड़ा काम हुआ, कुछ और मिला ना मिला हो, लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिली हो ना मिली हो, सबको तो दे नहीं सकती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ था वो था मान सम्मान। मान सम्मान, भाई मान सम्मान से बड़ा कोई चीज होता है? भाई किसी को कुछ भी ना मिला हो 7 से 12 की सरकार में, बहन जी की चारों सरकारों में, लेकिन एक चीज तो मिली थी कि उसे मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला। फटा पैजामा पहन के भी, टूटी चप्पल पहन के भी आदमी SDM के सामने सीना तान के बैठ जाता था, SP के सामने कुर्सी पे सामने जाके खींच के बैठ जाता था, मेरी ये समस्या सुनो। बहन जी ने स्पष्ट कह दिया था कि कोई भी गांव की समस्या, तहसील की समस्या तहसील से बाहर नहीं जानी चाहिए, जिले की समस्या जिले के बाहर लखनऊ तक नहीं आनी चाहिए, और नहीं आती।
तो ये साथियों, इस देश में राजनीतिक पार्टियों को अगर आप देखें तो चुनाव के समय में आपके पास बहुत सी पार्टियां आएंगी। बीएसपी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में गरीब की, खासतौर से 85 से 90% की नुमाइंदगी करने वाले समाज जो है, उस समाज के हक हकूक की बात, उनके हक अधिकारों को दिलाने का काम ईमानदारी से अगर कोई कर सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता कुमारी बहन। तमाम लोग आपको गुमराह करने वाले कि भाई गठबंधन ने किया, इस बात पे क्यों बीएसपी अकेले लड़ती है? बीएसपी सिर्फ अकेले इसलिए लड़ रही है कि जिन जिन पार्टियों से अभी तक गठबंधन किया, उन्होंने गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाने का काम नहीं किया। मुलायम सिंह ने ईमानदारी से नहीं निभाया, 93 में गठबंधन किया, नहीं निभाया होता तो टूटता ही नहीं, उन्होंने नहीं निभाया। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने ईमानदारी से नहीं निभाया। बाद में फिर एक बार उनके बेटे से किया गया, उन्हें भी ईमानदारी से नहीं निभाया, और उसका परिणाम निकला कि इस फैसले पर पहुंची कि हमें अपने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी ताकत पैदा करेंगे, हम गठबंधन अपने समाज के साथ बनाएंगे, हम गठबंधन पिछड़ों के साथ बनाएंगे, हम गठबंधन दलित समाज की विभिन्न जातियों के साथ बनाएंगे, हम गठबंधन माइनॉरिटी के समाज बनाएंगे जो ईमानदारी के साथ पिछड़े हुए लोग हैं। भाई इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का अल्पसंख्यक तो दलित समाज से भी ज्यादा शोषित है, लेकिन उससे अपने शोषित होने का एहसास नहीं है, और एहसास है तो वो सोने का नाटक कर रहा है। अगर एहसास है तो, और वो ये जानता है कि इस देश में अल्पसंख्यक समाज को बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। अगर ये बात का एहसास उसको करा ले तो वो हमारे साथ है। हम दलित समाज की सभी जातियों को ईमानदारी के साथ जोड़ें। अगर हम केवल चमारों की पार्टी तक सीमित करेंगे तो दिक्कत होगी, हम केवल एससी की पार्टी तक दिक्कत करेंगे तो भी दिक्कत होगी। हमें जब बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी का नाम है और बहुजन समाज पार्टी की परिकल्पना मानवर श्री घनश्याम साहब और उनकी टीम सहित लोगों ने जिस उद्देश्य से की थी, हमें उस उद्देश्य के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। अगर हम बढ़ाएंगे, चुनाव में तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे, हम अगर ईमानदारी के साथ जो हमने बहन जी के कार्यकाल की नीतियां बताने का काम किया, पार्टी का उद्देश्य बताने का काम किया, बीएसपी क्यों जरूरी बताने का काम किया है, अगर इस चीजों को आप ईमानदारी के साथ पढ़े लिखों के लोगों के साथ साथ आप अपने समाज के अपने बहुजन समाज के उन अशिक्षित अनपढ़ समाज के लोगों को भी बताने का काम करें, ये बात तो उनके भी समझ में आ जाएगी कि बात सही है कि वे बहन जी ही हमें मान सम्मान दे सकती हैं, वही हमें दिला सकती है। उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, तो हम साथियों दिल्ली में भी वो काम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों हम एक बड़ी ताकत बन करके उभरेंगे, और जो सपना मानवर श्री घनश्याम साहब ने देखा था बहुजन समाज पार्टी बनाते समय और पत्रकारों को उसके जवाब में कहा था कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो किस तरह की का भारत देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तो मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत देखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग कीमती समय लेकर के आप लोग आए। आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़े उसके साथ बहुजन समाज पार्टी की आपका आभार व्यक्त करता हूँ। खासतौर से विशेष रूप से ज्ञानी जी का, अपने सुरेंद्र सिंह जी का, कि वो लोगों ने बड़े पैमाने में लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पर जोड़ने का काम किया, और पूरे न सिर्फ दिल्ली में जोड़ने का ज्ञानी जी काम कर रहे बल्कि और प्रदेशों में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं इस भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पिछड़े वर्ग महासभा के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने का काम किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ पुनः से, और यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।